नमस्कार दोस्तों। हम अपनी ज्योग्राफी श्रृंखला की नेक्स्ट वीडियो में आपको इक्वेटर लाइन के मैप के बारे में बताएंगे। उससे पहले हमने आपको जो अन्य मैप थे उनको बारी बारी से उनका हिस्टोरिकल बेस, उनका ज्योग्राफिकल बेस, उनका एनवायरनमेंट रिलेटेड बेस को हमने डिस्कस किया था। आज हम दोस्तों आपको बताएंगे इक्वेटर लाइन के बारे में। इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन मतलब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। दोस्तों इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं और इसे विषुवत विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा इसीलिए बोलते हैं दोस्तों कि ये हमारी जो ग्लोब है उस ग्लोब के मध्य भाग से गुजरती है, बिल्कुल मध्य भाग से, ठीक हाफ से गुजरती है। तो मैं आपको यदि बताऊं ग्लोब पर ही दोस्तों तो ये ग्लोब है और इस ग्लोब के ठीक बीचों बीच जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा दोस्तों ग्लोब को या पृथ्वी को दो बिल्कुल बराबर भागों में बांटती है। यदि मैं इसके उत्तर की बात करूं दोस्तों तो उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और 0 डिग्री विषुवत रेखा के नीचे की बात करूं तो दोस्तों इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि जो विषुवत रेखा होती है वो विषुवत रेखा ग्लोब पर सबसे बड़ा व्रत होता है, बृहद व्रत होता है ये। यदि आपको ये पूछा जाता है कि अक्षांशों में सबसे बड़ा व्रत कौन सा होता है तो आपका आंसर होना चाहिए कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो सबसे बड़ा व्रत होती है, जिसकी लंबाई दोस्तों, अगर इसकी लंबाई की मैं बात करूं तो लगभग 40,075 किलोमीटर होती है। मेरा कहने का मतलब आपसे ये, अगर मील में देखोगे तो 24,901 मील। ये इसकी क्या होती है, विषुवत रेखा की लंबाई होती है। नेक्स्ट यदि मैं आपसे बात करूं कि दोस्तों सामान्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार एग्जामों में पूछ लिए भी गए हैं। राजस्थान आरएएस वाले में पूछ लिया गया है, पीसीएस में भी पूछ लिया गया है कि जो अक्षांश होते हैं, ये मेरी इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने अक्षांश और देशांतर को बहुत बारीकी से डिस्कस किया था, और मैं आज बता रहा हूँ अक्षांश जो होते हैं उनको उत्तर और दक्षिण में काउंट किया जाता है। मेरा कहने का मतलब जैसे 0 डिग्री ये है तो इस 0 डिग्री से उत्तर की ओर 1 2 3 4 5 6 और 90 तक अक्षांश होते हैं, और इससे 0 डिग्री से नीचे जाते हैं तो 1 2 3 4 दक्षिण में भी 0 से 90 तक क्या होती है, अक्षांश होती है। तो इनको काउंट किया जाता है दक्षिण और अक्षांश में, उत्तर में। वहीं अगर देशांतर की मैं बात करूं दोस्तों तो देशांतर को मैंने बताई थी 0 डिग्री जो रेखा होती है जो ग्रीनविच से गुजरी गई है, लंदन ब्रिटेन के ग्रीनविच से, उसके इधर वाला पार्ट पूर्वी देशांतर होते हैं 180, और उधर के उसके इधर वाला पार्ट ये पश्चिमी देशांतर होते हैं 180। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, यदि देशांतर पर क्वेश्चन बनता है तब देशांतरों को हमेशा पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में ही काउंटिंग किया जाएगा। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन आया था दोस्तों आरएएस और आरटीएस 2009 में, आरएएस और आरटीएस 2009 में क्वेश्चन था अक्षांशीय स्थिति स्पष्ट कीजिए, अक्षांशीय स्थिति। ये क्वेश्चन था, ये आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में और आरटीएस इसमें 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, और उसमें ऑप्शन जो दे रखे थे दोस्तों वो ऑप्शन थे ए 91 डिग्री उत्तर, बी 91 डिग्री 91 डिग्री 91 डिग्री मान के चलिए दक्षिण। नेक्स्ट जो ऑप्शन था दोस्तों वो था सी 45 डिग्री दक्षिण,
और फोर्थ जो ऑप्शन था वो 45, फोर्थ जो ऑप्शन था वो 45 डिग्री पूर्व। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन थे इसके। अब अगर हम इसमें देखें, या एक ऑप्शन ये नहीं था, यहां था 45 डिग्री पश्चिम, ये ऑप्शन थे। तो आप एक चीज बताइए, मैंने आपको ये बताया था कि अक्षांश जब हम काउंट करते हैं तो उत्तर और दक्षिण इन दो को देखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, जहां पूर्व और पश्चिम लिखा हुआ है वो तो आंसर नहीं होना चाहिए, वो तो आंसर नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद मैंने ये बताया था आपको कि ये जो ग्लोब है इस 0 डिग्री के 90 अक्षांश ऊपर होते हैं और 90 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं। इसका मतलब क्या है कि 91 तो अक्षांश में नहीं आएगा, तब इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, तब इसका आंसर 45 डिग्री दक्षिण में होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब 45 डिग्री दक्षिण में इसका आंसर होना चाहिए। तो इतना सिंपल सा सवाल पूछ लिया जाता है और उस समय हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन और देख लें जो उत्तराखंड पीसीएस में और यूडीए के एग्जाम में आया था, जो उत्तराखंड पीसीएस और यूडीए के एग्जाम में आया था। वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था व्रत नहीं है, व्रत नहीं है। ये यूके उत्तराखंड के पीसीएस और यूडीए में आया था दोस्तों। इसका फर्स्ट जो ऑप्शन था वो था विषुवत रेखा, बी था 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, और डी जो था वो था मुख्य देशांतर, मुख्य देशांतर, और डी जो था वो था 60 डिग्री उत्तरी। अच्छा, ये आंसर था। तो दोस्तों अब मुझे एक चीज बताइए, भरत व्रत के बारे में मैंने अभी बताया था कि ये भरत व्रत होती है क्योंकि ग्लोब यहाँ विषुवत रेखा होती है, वहां पृथ्वी का जो क्षेत्र होता है वो उभरा हुआ होता है। अब मेरा कहने का मतलब, मैंने ये बताई थी आपको कि इसकी जो लंबाई होती है वो लंबाई लगभग 4075 किलोमीटर होती है। इसका मतलब क्या है कि ये सबसे बड़ा व्रत है जब उभरा हुआ भाग है, तो इससे बड़ा तो कोई होगा नहीं। दूसरी बात, जब हम देशांतर की बात करते हैं तो दोस्तों देशांतर जो होते हैं वो 60 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 180 डिग्री देशांतर हो, देशांतर हमेशा अर्धवृत्त होता है। ठीक है दोस्तों, और अर्धवृत्त होता है। अगर इस व्रत को हम पूरा कर दें तो ये हर जगह एक समान होगा। मेरा कहने का मतलब हर जगह एक समान होगा। तब तो अब फिर मैंने दूसरा ये बताया था, जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाते हैं, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो, अक्षांशों की लंबाई में क्या आती है, कमी आती है। यदि वो ये कहेगा 60 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है, हम ऊपर की ओर जा रहे हैं 60 डिग्री, तो उसकी लंबाई जो होगी अक्षांश की वो क्या हो जाएगी, कम होगी। इसका मतलब क्या है कि जो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा ये बृहद व्रत नहीं होगा। पूर्वी देशांतर निश्चित रूप से होगा, विषुवत रेखा होती ही होती है। और मुख्य देशांतर की बात करें तो दोस्तों 0 डिग्री वाले की बोल रहा है, तो ये ऐसे करके जो देखोगे इसे घुमा के, तो 0 डिग्री भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री भी बड़ा देशांतर हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे थे वो विषुवत रेखा पर कर रहे थे कि इस तरीके से हमें ध्यान भी रखना होगा कि ये कहाँ किस किस तरीके से इसको पढ़ना है। तो मेरा कहने का मतलब बेसिक जानकारी ये है दोस्तों, ये विषुवत रेखा होती है, ये हमारे ग्लोब पर 0 डिग्री पर होती है और ये पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है, ग्लोब को या पृथ्वी को समान भागों में, इक्वल पार्ट में। इसके जो उत्तरी भाग होता है दोस्तों उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो दक्षिणी भाग होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, अर्थात साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं आपसे तो दोस्तों जो ग्लोब से ऊपर का पार्ट होता है, 0 डिग्री से ऊपर का पार्ट जो होता है जिसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इस उत्तरी गोलार्ध में
स्थल ज्यादा होते हैं और महासागर कम होते हैं। वहीं इसका ठीक मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात करूं तो स्थल कम होते हैं और महासागर यहाँ ज्यादा होते हैं। एग्जैक्ट तो शायद मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर उत्तरी गोलार्ध में स्थलों की बात देख करोगे तो 81% समथिंग स्थल होते हैं और 19% समथिंग क्या होते हैं, 19% समथिंग। इसे एक बार डाटा को चेक कर लेना, ठीक है। और इसका अगर यहाँ देखें तो 71% दक्षिणी गोलार्ध में 71% जो होते हैं वो स्थल होते हैं और 29% समथिंग महासागर होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऊपर की अपेक्षा महासागर नीचे ज्यादा होते हैं और स्थल नीचे कम होते हैं। यही मैं अगर विषुवत रेखा की बात करूं, ऑल ओवर विषुवत रेखा की, तो ये विषुवत रेखा की मैंने जो लंबाई बताई थी आपको वो 40,075 किलोमीटर बताई थी। इसे 40,075 किलोमीटर मान लो, मैं इस पूरी लंबाई को 100% मान लेता हूं, ठीक है। तो इसका लगभग दोस्तों 78 पॉइंट समथिंग, 78 पॉइंट कुछ परसेंट जो होता है वो दोस्तों स्थल होता है और उसके बाद जो बचता है वो महासागर होता है, सॉरी वो स्थल होता है। इसमें स्थल कम होते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं लगभग 78%, लगभग 78% जो होता है वो महासागर है। मेरा कहने का मतलब ज्यादा भाग पर जल है, लगभग 78%, और उसके बाद जब लगभग 21% भाग पर या 22% भाग पर, 21 या 20% भाग पर क्या है, ये स्थल है। तो विषुवत रेखा पर ज्यादा क्या है, महासागर हैं दोस्तों। यदि मैं नॉर्मल मैप से आपको डिस्कस कर दूं तो विषुवत रेखा देखो, ये विषुवत रेखा है, ये क्या है, विषुवत रेखा। देखो ये विषुवत रेखा 0 डिग्री, ये रेखा विषुवत रेखा है। तो हम क्या देख रहे हैं, तो केवल देखो एक ये एक ये इसे बोलते हैं साउथ अमेरिका, और ये अफ्रीका, और थोड़ा सा ये इंडोनेशिया के पार्ट, ये इतना केवल स्थल है। बाद बाकी देखना दोस्तों, ये पूरा भाग, ये पूरा भाग, ये पूरा भाग और ये पूरा भाग सभी क्या हैं, ये सभी स्थल हैं, महासागर हैं। इसका मतलब क्या, लगभग 78% जो इस रेखा की लंबाई है उसके 78% भाग में क्या है, उसके 78% भाग में जल ही जल है, और केवल 21 या 22% भाग में लैंड एरिया है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो ये देखो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ठीक है दोस्तों। इन महासागरों से होकर के क्या हो रही है, इन महासागरों से होकर के भी जा रही है। दूसरी बात अगर मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों, इक्वेटर लाइन को जब हम पढ़ेंगे तो इसे हम कई अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। इन पॉइंट ऑफ व्यू में हम ये देखेंगे कि जो इक्वेटर लाइन है इसकी अगर एडजेक्ट वो देखोगे तो ये 78.7% और ये 21 पॉइंट लगभग 3%, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हम इसे कई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। मेरा कहने का मतलब हम इसे अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। यदि इस पर क्वेश्चन मेंस में कभी कभी बनता भी है, इसको कोरिलेटेड करते हुए, वैसे डायरेक्ट तो नहीं बनता मेंस में, प्री में ही कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि इससे कोई आंसर बनता है तो आप उसे डिस्कस आसानी से कर पाओ और उसे कोरिलेटेड करके पूछ सकता है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो कैसे पढ़ेगा, एक तो हम इसे संरचनात्मक रूप से देखेंगे, तो संरचनात्मक इसकी डिस्कशन क्या है। दूसरा जो दोस्तों देखेंगे वो इन्वायरमेंट, पर्यावरण इशू से देखेंगे इसे। और नेक्स्ट कुछ फैक्टियल देखेंगे, मतलब तथ्यात्मक, मेरा कहने का मतलब कुछ इंफॉर्मेशन इसकी स्ट्रक्चरल देखेंगे, स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, कुछ एनवायरमेंट इशू में देखेंगे और कुछ फैक्चुअल देखेंगे, फैक्ट बेस्ड, ये हमें पढ़नी है। यदि हम स्ट्रक्चरल देखें दोस्तों, तो इसका जो पहला पॉइंट होगा वो ये होगा, इसका जो पहला पॉइंट होगा
वो ये होगा कि ये ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ये ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटते हैं। दूसरी बात, यदि इसे ग्लोब पर देखेंगे तो ये 0 डिग्री अक्षांश काल्पनिक रेखा होती है। 0 डिग्री अक्षांश काल्पनिक रेखा, तो ये क्या होती है? 0 डिग्री अक्षांश काल्पनिक रेखा। मतलब ये ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं ये रियल नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ऐसा नहीं है कि ये कहीं पर खींची गई है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल इनको एक विस्तार के आधार पर, एक्सटेंडिंग फॉर्मेशन के आधार पर इनको क्लियर कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दोस्तों ये पृथ्वी, जहां 0 डिग्री रेखा है वहां पृथ्वी का क्या है? पृथ्वी के उभार पर है, उभार। तो मैंने बताई थी कि ये जो अर्थ है, ये अर्थ क्या है? यहाँ ठीक उभरा हुआ एरिया है। ये जहां ये 0 डिग्री है तो ये एरिया क्या है? उभरा हुआ एरिया, इसीलिए तो ये वृत्त सर्किल है, इसीलिए तो ये बड़ा वृत्त है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं इसकी इंफॉर्मेशन की दोस्तों, तो ये सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है। क्या है? सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त। और उसमें मैंने आपको बताई भी थी कि 40,075 किलोमीटर समथिंग क्या है इसकी? 40,075 किलोमीटर समथिंग इसकी लंबाई है, जो वृत्त है उसकी लंबाई है। नेक्स्ट अगर हम इसके संरचनात्मक ही बारे में बात करें दोस्तों, तो ये मैंने बताई थी जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वो बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, विकसित देश नहीं है वहाँ पे। उसके पीछे का कारण कई कारण हैं उसके। यदि मैं अफ्रीका के परिदृश्य में इसे डिस्कस करूं तो अफ्रीका मैदानी क्षेत्र नहीं है। अफ्रीका जो है वो मैदानी क्षेत्र नहीं है। अफ्रीका मैक्सिमम उबड़ खाबड़ है, पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, झील हैं बहुत ज़्यादा, रिफ्ट हैं वहाँ, कई सारी झील वहाँ से बन रही हैं। जैसे न्यासा झील है, मलावी झील है, विक्टोरिया झील है, समझ में आ रही है ना दोस्तों? इस तरह की एल्बर्ट झील है, इस तरह की झील वहाँ पे बन रही हैं। तो इसका मतलब वहाँ उबड़ खाबड़ एरिया है। तो ये इसकी जो स्थिति है दोस्तों, ये ग्लोब पर स्थिति है इसकी, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं दोस्तों पर्यावरण इश्यू के परिदृश्य से, तो पर्यावरण इश्यू में हम ये देखेंगे कि यहाँ मैक्सिमम, यहाँ जो वर्ष भर है वो सूर्य लगभग लंबवत चमकता है। वर्ष भर सूर्य लंबवत, जब वर्ष भर सूर्य लंबवत चमकेगा दोस्तों तो यहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, तो यहाँ सर्वाधिक टेम्परेचर होता है, सर्वाधिक या उच्च तापमान होता है, यहाँ उच्च तापमान होता है। क्यों? इसके पीछे का कारण दोस्तों ये है कि जब ये सन जो है अर्थ के 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री नीचे तक ही पृथ्वी क्या करती है? अपनी रिवॉल्यूशन मोशन को करती है। तो ये यहाँ लगभग इसके आसपास ही घूमता रहता है, ये ज्यादा इधर ऊपर तो आता नहीं है, ना ही इधर जाता। सन जो होता है वो लगभग ऐसे रहता है। तो इसका प्रकाश, ये जो रोटेशन करती है, इस रोटेशन में इसका प्रकाश लगभग हर समय विषुवत रेखा पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ क्या होता है? टेम्परेचर अधिक होता है। और टेम्परेचर अधिक होता है पर दोस्तों यहाँ जो दिन का तापांतर होता है वो वार्षिक तापांतर की अपेक्षा, वार्षिक तापांतर की अपेक्षा, तापांतर का मतलब दिन और रात के ताप में अंतर, और इसी को अगर हम पूरी साल का ऐड कर दें तो ये वार्षिक तापांतर हो जाएगा। तो मेरा कहने का आपसे मतलब है ये दिन का तापांतर होता है, ये वार्षिक तापांतर की अपेक्षा अधिक होता है। क्या होता है? अधिक। अधिक का मतलब ये नहीं है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ वार्षिक तापांतर भी मुश्किल से 2 डिग्री सेल्सियस होता है, और दिन का टेम्परेचर जो होता है वो 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3 डिग्री सेल्सियस। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, मान के चलिए यदि दिन में टेम्परेचर विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में या विषुवत रेखा पर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो रात का टेम्परेचर जो होगा वो 24 डिग्री सेल्सियस होगा। वैसे अगर मैं यहाँ जो रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ ईयरली जो होता है वो कम होता है, और जो पर डे वाला होता है रेंज ऑफ टेम्परेचर वो क्या होता है? अपेक्षाकृत
रिलेटिव जो होता है वो अधिक होता है, ठीक है ना दोस्तों। अगर मैं यहाँ तापमान की बात करूं तो तापमान जो होता है, औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर, वो एवरेज टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मेरा कहने का आपसे मतलब है कि तापांतर बोलते हैं, जैसे दिन का जो डे टेम्परेचर जो था वो मान के चलिए 30 डिग्री सेल्सियस है, और नाइट का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगी, रेंज ऑफ जो टेम्परेचर होगी वो होगी दोस्तों 30 माइनस का 27, और ये हो जाएगी 3 डिग्री सेल्सियस। इसे बोलते हैं तापांतर। तो यहाँ विषुवत रेखा पर तापांतर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता। मैंने बताई थी सर्वाधिक जो तापांतर मिलता है वो कर्क रेखा या मकर रेखा पर मिलता है, क्योंकि वहां मरुस्थल होते हैं। तो दिन का टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री 55 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और रात का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 20 डिग्री 22 डिग्री हो जाता है। तो जब हम घटाते हैं टेम्परेचर को दिन और रात के को, लगभग 22, 25, 30 डिग्री सेल्सियस तापांतर देखने को मिलता है कर्क रेखा और मकर रेखा पर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ मैंने पर्यावरण परिदृश्य में ये देखा कि यहाँ उच्च टेम्परेचर पाया जाता है, तापांतर काफी कम होता है यहाँ। नेक्स्ट, जब उच्च तापांतर पाया जाता है दोस्तों, और वर्ष भर यहाँ क्या होती है, वर्ष भर वर्षा होती है। जब वर्ष भर वर्षा होगी, टेम्परेचर भी अच्छा खासा है, तो दोस्तों यहाँ आर्द्रता जो होती है तो आर्द्रता अधिक होती है। आर्द्रता, मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि जो एयर में जो वेपर की प्रेजेंस है वो मैक्सिमम होती है। वायु में जलवाष्प की मात्रा की जो उपस्थिति होती है उसी को हम आर्द्रता कहते हैं दोस्तों। ये कह सकते हो वायु में जलवाष्प या नमी की मात्रा क्या कहलाती है, आर्द्रता। ये ज्यादा होती है। जब ये ज्यादा होती है तो दोस्तों यहाँ पे जो वर्षा मैक्सिमम होती है, टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, तो यहाँ का जो मौसम होता है वो बहुत, जैसे आज जून और जुलाई के महीने में हमारे अपने उत्तर भारत में क्या देख रहे हैं हम, हुमस बहुत ज्यादा, चिड़चिड़ापन बना रहता है, हर वक्त शरीर पे क्या आता है, पसीना आता रहता है, और अपेक्षाकृत शरीर भी डार्क हो जाता है। शरीर का जो कलर होता है वो डार्क हो जाता है। उसके पीछे का कारण जो है दोस्तों वो है जो मेलानिन हार्मोन्स है, उसका उत्सर्जन एमिजन मैक्सिमम होना स्टार्ट हो जाता है। एक हार्मोन्स होता है जिसे हम मेलानिन बोलते हैं। मेलानिन हार्मोन्स क्या होता है, जो ज्यादा डार्क कलर वाले लोग होते हैं, जैसे अफ्रीकन या विषुवत रेखा के आसपास रहने वाले लोग, यहाँ क्या होता है, आर्द्रता ज्यादा होती है, पसीना ज्यादा होता है, तो यहाँ के लोग क्या होते हैं, उस मेलानिन हार्मोन्स की वजह से उनका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। तो ये डार्क कलर उनके लिए हानिकारक नहीं होता, क्योंकि जहाँ मेलानिन हार्मोन्स का उत्सर्जन ज्यादा होता है वहाँ कैंसर जैसी बीमारियां कम होती हैं, क्योंकि जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रे होती हैं वो मेलानिन हार्मोन्स या डार्क कलर पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा पाती। तो ध्यान रखना, जो ब्राइट जो स्किन जो होती है उस पर जो अल्ट्रावायलेट रे थ्रू ऑफ सन के जो आती हैं, रेडिएशन जो आता है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। तो जो गोरे कलर वाले लोग होते हैं उन्हें कैंसर जैसी बीमारियां ज्यादा देखने को मिलती है अपेक्षाकृत। मैं ये नहीं कहूंगा कि काले कलर के या डार्क कलर वाले लोगों की कैंसर नहीं होता है, लेकिन मेलानिन हार्मोन्स की वजह से अल्ट्रावायलेट रे का प्रभाव डार्क कलर वालों पर कम देखने को मिलता है। तो यहाँ आर्द्रता अधिक होती है दोस्तों। आर्द्रता अधिक होती है तो यहाँ क्या होगी, जैव विविधता अधिक होती है। जब बारिश ज्यादा पड़ती है तो जैव विविधता क्या होगी, अधिक होती है। जैव विविधता कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होती है, लोगों की संख्या ज्यादा होती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर लोगों के बारे में मैं डिस्कस करूं तो मैक्सिमम मान के चलिए मैं ग्लोब बनाता हूं और उस पर हल्का सा एक रेफरेंस देता हूं। ये वर्ल्ड है और यहाँ 0 डिग्री से 20 डिग्री है, और यहाँ 20 डिग्री से 40 डिग्री है, और यहाँ 60 डिग्री है, और यहाँ दोस्तों 90 डिग्री है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र में लगभग 10% जनसंख्या, इस क्षेत्र में 50% जनसंख्या। तो यहाँ जनसंख्या मतलब लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है। लोगों की संख्या ज्यादा कहने का मतलब मेरा यहाँ पिछड़े क्षेत्र है, और पिछड़े क्षेत्र होने की वजह से यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं या अन्य फूड वगैरह या अन्य अच्छी अच्छी जो लोगों के फेवरेबल कंडीशन होती है जीवन वे ऑफ लाइफ के लिए, वो कंडीशन ज्यादा फेवरेबल नहीं है। इस वजह से यहाँ लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है। 10% लोग देख विषुवत रेखा पे नहीं 20 डिग्री अक्षांश तक पाए जाते हैं केवल, ठीक है ना। ये उत्तरी भी है और दक्षिणी भी है।
इसका मतलब यहाँ लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है, तो फिर जैव विविधता कैसे अधिक हो गई? तो यहाँ समझने की बात है दोस्तों, पहले तो आपको जैव विविधता ही समझनी होगी। जैव विविधता होती है दोस्तों जो नंबर ऑफ स्पीज होते हैं उनकी संख्या मोर देन होना, ज्यादा से ज्यादा होना। मेरा कहने का मतलब एक कुत्ता है, एक बिल्ली है, एक सुअर है, एक हाथी है, ये अलग अलग प्रजातियां हैं, तो इन अलग अलग प्रजातियों को काउंट करते हैं तो वही जैव विविधता होती है। ठीक है ना दोस्तों? तो यहाँ जैव विविधता फिर किसकी ज्यादा होती है? ये जैव विविधता होती है दोस्तों, ये कीट होते हैं, विभिन्न प्रकार के कीट, इंसेक्ट, विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट, मैक्सिमम इंसेक्ट होते हैं, मैक्सिमम वायरस होते हैं यहाँ। तो ज्यादातर जो वायरस और बैक्टीरिया की बीमारी हैं वो विषुवत रेखा के आसपास वाले देशों से ही आती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं बहुत ज्यादा, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा, पक्षी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, पक्षी पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, बर्ड्स भी पाए जाते हैं, बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, वायरस भी, इंसेक्ट भी, और एनिमल्स पशु भी पाए जाते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों? और यहाँ लोग भी लगभग 10% और मनुष्य भी है। तो मेरा कहने का मतलब इनकी संख्या मैक्सिमम है यहाँ इनकी। दूसरी बात, यहाँ पे दोस्तों वनस्पतियां की बात करें तो सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं। वर्ष भर जब बारिश पड़ती है विषुवत रेखा पर तो सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं। मेरा कहने का मतलब ऐसी वनस्पतियां जो वर्ष भर हरी भरी रहती हैं, इनके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। जब ये पेड़ लगभग 40 मीटर ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, 40 से 60 मीटर ऊंचे यहाँ पे पेड़ होते हैं दोस्तों। जब ये 40 और 60 मीटर ऊंचाई के पेड़ होते हैं और इनके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, फैले हुए पत्ते, तो जमीन पर छाया नहीं पहुंचती है, जमीन पर छाया नहीं पहुंचती है, तो मेरा कहने का मतलब है नीचे घास या अन्य वैसी चीजें नहीं उग पाएंगी। इसीलिए इस क्षेत्र में अनाज या अन्य फसलों से संबंधित ज्यादा परिपूर्ण अवस्था नहीं होती है, ज्यादा अनुकूल अवस्था नहीं होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये विषुवतीय जो प्रदेश हैं वहां पर ज्यादा मनुष्य के जीवन योग्य दशाएं नहीं होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ये कीट वगैरह होते हैं तो लोग बीमार रहेंगे, कीट काटेंगे उनको, विभिन्न प्रकार की बीमारियां यहाँ होंगी। मेरा कहने का मतलब यहाँ मैदानी भी क्षेत्र नहीं है, आप ध्यान रखना, यहाँ मैदानी क्षेत्र भी नहीं है। जब मैदानी क्षेत्र नहीं है तो दोस्तों फसल या कृषि योग्य कंडीशन भी नहीं होगी। इसे हम अगर देखें तो अफ्रीका प्रदेश में देख सकते हो, अफ्रीका आज भी क्या है? पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उस पिछड़ा हुआ होने का मतलब है मेरा आपसे, देखो जब हम ग्लोब पर देखते हैं दोस्तों तो ये अफ्रीका है, जो विषुवत रेखा है वो अफ्रीका के आसपास जा रही है। ये जो देश हैं युगांडा है और कोंगो है, कोंगो गणराज्य है, जायरे है, केन्या है, तंजानिया, ये सब क्या है? विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्र हैं। और इधर आप बात करोगे तो इक्वाडोर है, वेनेजुएला है, ब्राजील है, और ये सब देश बात करोगे, इधर देखो इंडोनेशिया है और ये मालदीव वगैरह, ये सब देशों की जब आप बात करोगे दोस्तों तो ये ज्यादा विकसित देश नहीं है। उसके पीछे का कारण है, अगर मैं केवल अफ्रीका की बात करूं तो अफ्रीका में उबड़ खाबड़ जमीन है। जमीन कैसी है? उबड़ खाबड़। जब उबड़ खाबड़ जमीन है तो आज तक हम ये देखते हैं दोस्तों मैक्सिमम अफ्रीका में रेलवे कनेक्टिविटी भी नहीं है। अब रेलवे कनेक्टिविटी अफ्रीका पहले तो औपनिवेशिक रहा था ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन ने बड़े पैमाने पर इनका एक्सप्लॉयटेशन किया था, शोषण किया था। अब ये आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, इकोनॉमिकली कमजोर है, तो ये रेलवे का विकास कहां से कर पाएंगे? यहाँ मैक्सिमम बड़े बड़े पर्वत हैं, पठार हैं, जैसे तंजानिया का पठार, बहुत सारी रिफ्ट, बहुत सारे माउंटेन। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि अफ्रीकन देश आज भी पिछड़े देश हैं। उनके पीछे का कारण वहाँ की भौगोलिक स्थिति भी है, वहाँ की इन्वायरमेंटल स्थिति भी है, वहाँ का एनवायरमेंट भी अच्छा नहीं है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां वहाँ बनती हैं। तो ये देश आज भी पिछड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ अब जब आधुनिक दौर आ रहा है तो धीरे धीरे चीन, भारत, अमेरिका जैसे देश धीरे धीरे इस क्षेत्र में विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हद तक रेलवे कनेक्टिविटी को विकसित करने की बात की जा रही है। रेलवे कनेक्टिविटी इसलिए नहीं विकसित कि पर्वत जब पठार होंगे, पर्वत और पठार, तो वहाँ रेलवे का विकास कैसे हो पाएगा? लेकिन धीरे धीरे संभवतः छोटे छोटे क्षेत्र में ये कोशिश की जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये था कि यहाँ आर्द्रता मैक्सिमम है दोस्तों, तो यहाँ गरीब लोग होंगे। लोग कैसे होंगे? गरीब लोग होंगे और गरीब देश होंगे, लोग भी गरीब और देश भी गरीब। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि एनवायरमेंटल यदि कंडीशन में हम देखें तो एनवायरमेंटल कंडीशन इसकी ज्यादा अच्छी नहीं है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, अमेरिका में जो रेड इंडियन बोलते हैं, वो रेड इंडियन कौन थे? अफ्रीका के काले लोग थे, जो ब्रिटेन के लोग, जिनको अपना दास बना करके, जिनको अपना
गिरमिटिया बना करके कहाँ ले गए थे, अमेरिका ले गए थे, जिन पर बागानों की खेती करवाते थे, जिन पर नील की खेती करवाते थे, जिन पर कपास की खेती करवाते थे, वही लोग तो हैं। तो और गोरे लोग ब्रिटेन के लोग हैं और अन्य यूरोपियन लोग हैं, तो वो लोग इनके साथ हमेशा व्यवहार करते हैं। और कुछ दिन पहले इशू भी था, एक काले या रेड इंडियन को वहां पर मार दिया गया था। तो ये वो डार्क वाले लोग हैं। तो ये अफ्रीका के आसपास के, विषुवत रेखा के आसपास वाले दोस्त लोग हैं। नेक्स्ट यदि मैं इसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात करूं दोस्तों, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में हम देखेंगे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में फैक्ट कुछ तथ्यात्मक देख लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, यहां सूर्य बिल्कुल लंबवत पड़ता है, मतलब यहाँ जीरो शैडो जो होता है, जीरो शैडो जो होता है वो होता है दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जीरो छाया बनती है। ठीक है दोस्तों, और सूर्य की लंबवत, ठीक लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और इस दिन पूरे विश्व में, इसी दिन पूरे विश्व में दिन और रात, डे एंड नाइट, वो इक्वल होते हैं दोस्तों। उनकी जो टाइम अवधि है वो क्या होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट अगर मैं दूसरी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करूं, तो यहाँ पर कोरियोलिस जो बल होता है, कोरियोलिस बल जो होता है विषुवत रेखा पर, वो जीरो होता है, वो जीरो होता है। कोरियोलिस बल जब मैं जलधाराएं आपको पढ़ाऊंगा, ओशन करंट, वहां बाकायदा डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी थोड़ी बता देता हूं कि दोस्तों जैसे पृथ्वी रोटेशन कर रही है, अब विषुवत जो वृत्त होता है इसकी लंबाई क्या होती है, ज्यादा होती है। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तो देख रहे हैं ये लंबाई कम होती चली जा रही है। लेकिन 24 घंटे में ही, चाहे ज्यादा लंबाई हो या कम लंबाई हो, उसे पूरा करना होता है। तो विषुवत रेखा से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो घूर्णन गति की क्या होती है, घूर्णन गति कम होती है। यहाँ 1670 से लेकर 1690 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होती है विषुवत रेखा पे। जैसे ही हम 60 डिग्री पर पहुंचते हैं तो 845 आधी रह जाती है, और जब हम 90 डिग्री अक्षांश बिंदु पर पहुंचते हैं तो ये जीरो हो जाती है। इसका मतलब क्या है मेरा, कि जैसे ही कोरियोलिस स्पीड कम होने की वजह से कोरियोलिस क्या करता है, कोरियोलिस प्रभाव दिशा को चेंज कर देता है। तो जलधाराएं आएंगी उनकी दिशा को ये चेंज कर देता है। तो कोरियोलिस फोर्स नहीं है, एक इम्पैक्ट है जो डायरेक्शन देता है ओशियन करंट को। इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ओशियन करंट पढ़ाएंगे आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करूं तो विषुवत रेखा पर जो घूर्णन गति होती है वो लगभग 1670 किलोमीटर से लेकर 1690 किलोमीटर। कहीं कहीं किताबों में 70 दे रखा है, ये कहीं कहीं किताबों में क्या दे रखा है, 90 दे रखा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है विषुवत रेखा पर ही सर्वाधिक क्या होती है, रोटेशन मोशन होती है, रोटेशन मोशन होती है। तो मेरा कहने का मतलब कि सूर्य के लंबवत 21 मार्च और 23 मार्च कोरियोलिस पर जीरो होता है। और दूसरा घूर्णन गति इसकी क्या होती है, 1670 होती है। नेक्स्ट अगर मैं फैक्ट की बात करूं तो दोस्तों अफ्रीका में कांगो और कांगो गणराज्य दो अलग अलग देश हैं। एक नदी है जिसका नाम है जायरे नदी, जायरे नदी, या दोस्तों इसी को कांगो नदी कहते हैं, कांगो रिवर। ये विषुवत रेखा को, जैसे ये विषुवत रेखा है तो ये इस तरीके से दो बार काटती है विषुवत रेखा को। तो आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को दो बार काटती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। नेक्स्ट यदि हम बात करें नेक्स्ट अगले फैक्ट की, तो नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों कि जो जलवायु है, जलवायु तो मैंने डिस्कस कर दिया। स्थल जो है मैंने बताई थी, उत्तर में स्थल ज्यादा है, उत्तर में स्थल ज्यादा और दक्षिण में स्थल क्या है, कम है। ये बात आपको कभी कभी सामान्यतः फैक्ट में ये चीजें पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैंने बताई थी कांगो जो रिवर है, उस रिवर पर दो जलप्रपात हैं, एक स्टेनले जलप्रपात यही कांगो रिवर पर, एक लिविंगस्टोन ये जलप्रपात है। याद रखोगे, जलप्रपात कहने का मतलब मेरा है जो चट्टान होती है वो चट्टानें समकोण में जब टूटती हैं इस तरीके से, तो इनसे जो पानी गिरता है ये इस तरीके से, ये जो पानी गिरता है ऐसे नहीं होगा ढला, अगर ऐसे गिर रहा है तो ये जलप्रपात नहीं है। ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का।
तो इस तरीके से इसी को बोलते हैं वाटरफॉल। मेरा कहने का मतलब जल प्रपात इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं दोस्तों तो विषुवत रेखा एक क्वेश्चन फैक्चुअली ये पूछ लिया जाता है कि जो विषुवत रेखा होती है जैसे ये जो है वो लगभग इस तरीके से अफ्रीका है, साउथ अमेरिका, और यहाँ पे इस तरीके से ये दोस्तों अफ्रीका है। तो अफ्रीका से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, 0 डिग्री रेखा मतलब भूमध्य रेखा, और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों ही अफ्रीका से होकर जाती हैं। वहीं अगर बात करोगे दोस्तों तो साउथ अमेरिका की यदि बात करें तो विषुवत रेखा और मकर रेखा, ध्यान रखना विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री साउथ, तो ये होती है मकर रेखा, ये दो गुजरती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। एशिया से होकर केवल कर्क रेखा गुजरती है और 86.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त गुजरता है। कर्क रेखा गुजरती है और 86.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त गुजरता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर हम एशिया की और यूरोप की बात करें, ये यूरोप है दोस्तों और ये लगभग एशिया है। तो इससे ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल, और यही हम बात करें दोस्तों तो ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये किससे गुजरती है? ये दोस्तों एशिया से, ये एशिया और ये यूरोप। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मैप पर। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मैप वाली आपको पता होनी चाहिए। तो देखो 23.5 डिग्री उत्तरी अमेरिका से और 66.5 डिग्री ये, अगर मैं यहीं पे उत्तरी अमेरिका और ले लूँ ये, तो देखो ये 66.5 डिग्री अमेरिका से गुजर रही है, मतलब लगभग कनाडा से। उत्तरी अमेरिका तो कहोगे, उत्तरी अमेरिका, और ये कर्क रेखा। तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये इन 3 महाद्वीपों से होकर के ये गुजर रही है। वहीं अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से 23.5 डिग्री साउथ, मेरा कहने का मतलब मकर रेखा। देखो ये 23.5 डिग्री ये मकर रेखा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आपसे कोई पूछता है कि आर्कटिक वृत्त जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, क्या इससे 66.5 डिग्री गुजर रही है? तो देखो 66.5 डिग्री लगभग यहाँ होगी और ये अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजर रही है। तो ये 66.5 डिग्री नीचे है दक्षिणी में, 66.5 डिग्री यहाँ दक्षिणी में है। तो ये दक्षिणी में 66.5 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं अंटार्कटिक या अंटार्कटिका व्रत, ये 66.5 डिग्री साउथ में होती है। तो ये दोस्तों गुजर रही है अंटार्कटिका व्रत से। सॉरी दोस्तों। तो मेरा कहने का आपसे मतलब है ये छोटे छोटे फैक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं, और जिस समय हम एग्जाम में हॉल में होते हैं प्रेशर अधिक होता है हमारे ऊपर, तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हमसे छूट जाती हैं और ये बहुत बड़ा दुखदाई बनती है हमारे लिए। आगे चल के ये बहुत बड़ा दुखदाई बनती है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं सिंपल सी दोस्तों, तो मैं इसी रेखा के बारे में बात कर रहा हूं जिससे होकर कौन कौन से देश गुजरते हैं। तो मैं यहाँ पे दोस्तों एक रेखा बना देता हूं, ये एक रेखा बना देता हूं, ठीक है। और मैं पश्चिम से पूर्व में चल रहा हूं, पश्चिम से पूर्व। अगर आपसे पूछा पश्चिम से पूर्व विषुवत रेखा पर कौन से देश हैं, और यहां अगर आपसे पूछता तो पूर्व से पश्चिम कौन से देश हैं। तो दोस्तों पहले अगर मैं बात करूं तो यहां इक्वाडोर सबसे पहले कौन सा पड़ेगा, इक्वाडोर,
डोर, इक्वाडोर के ऊपर, विषुवत रेखा के ऊपर यहाँ ये पनामा की खाड़ी पड़ेगी उत्तर में। तो पूछ लेता कौन सी खाड़ी उत्तर में है, तो पनामा की खाड़ी। वहीं में अगर बात करूं तो ये दोस्तों कोलंबिया, वहीं में बात करूं तो ब्राजील। ये क्या है दोस्तों, ब्राजील। ये तीनों देश जो विषुवत रेखा से होकर के गुजर रहे हैं, ये दोस्तों दक्षिणी अमेरिका के हैं। किसके हैं, दक्षिणी अमेरिका। तो पूछ लेगा दक्षिणी अमेरिका के कितने देश हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 3 देश हैं। वहीं में बात करूं इसके बाद तो अटलांटिक महासागर में एक देश है दोस्तों, गिनी की खाड़ी के पास। यहाँ गिनी की खाड़ी भी है, गिनी की खाड़ी। तो यहाँ एक देश है सेंट टोमे और प्रिंसेप, एक ही देश है, और प्रिंसेप एक देश है। तो ये इससे होकर क्या जा रही है, विषुवत रेखा जा रही है। और इसी गिनी की खाड़ी में दोस्तों यहाँ 0 डिग्री देशांतर रेखा भी मिल रही है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा जिसे हम बोलते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रीमीडियन लाइन। ये भी ये गिनी की खाड़ी में, अटलांटिक महासागर में, अंध महासागर बोल सकते हो, या अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर कह सकते हो दोस्तों इसे। और ये यही क्या है, गिनी की खाड़ी। और ये देश कौन सा है, सेंट टोमे और प्रिंसेप। इसके बाद जो अफ्रीका में जैसे ही आते हैं तो यहाँ गैबोन, अफ्रीका में आते ही गैबोन, उसके बाद कांगो, उसके बाद दोस्तों कांगो गणराज्य, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, कांगो प्रजातंत्र गणराज्य। उसके बाद बात करें तो दोस्तों युगांडा से होकर ये जाती है, उसके बाद केन्या से होकर ये जाती है केन्या, उसके बाद अफ्रीका में सोमालिया से होकर जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों कंट्री जो हैं, 7 कंट्री, ये सात कंट्री किसके हैं, अफ्रीका के। तो आपसे पूछ सकता है विषुवत रेखा अफ्रीका के कितने देशों से होकर गुजरती है, तो आपका जवाब होना चाहिए 7। दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से होकर गुजरती है। वहीं अगर बात करें दोस्तों हिंद महासागर में आके, हिंद महासागर में आकर के ये जो पड़ेगा मालदीव, नेक्स्ट इंडोनेशिया, और लास्ट जो पड़ेगा दोस्तों वो किरबाती, लास्ट जो पड़ेगा किरबाती पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, ये 3 देश जो हैं ये किसके 3 देश हैं, ये 3 देश जो है ये एशिया के हैं। तो आपसे पूछे एशिया के कितने देशों से, 3 कंट्री। तो कुल कंट्री कितने हो गए, 3 और 7 10 और 3 13। तो कुल कितने देशों से विषुवत रेखा कितने देशों से, टोटल जो कंट्री हैं वो कितने, 13 देशों से होकर गुजरती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपसे पश्चिम से पूर्व पूछता है या पूर्व से पश्चिम पूछता है तो आपका जवाब एक बार में ही आना चाहिए। नेक्स्ट अगर इसी में मैं थोड़ा सा ट्रिक की बात करता हूं दोस्तों, तो ट्रिक है इसकी, सीबीआई सो गया चाचा की कमाई से। तो ये तो नॉर्मल में बता ही दे रहा हूं, लेकिन लॉजिकली इसे याद रखोगे आप। तो सीबीआई का मतलब कांगो या कोलंबिया कह लो, कोलंबिया बेटर रहेगा। मेरा कहने का मतलब कोलंबिया, ब्राजील, आई मतलब इक्वाडोर, सोमालिया, सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट गा से मतलब गैबोन, या से मतलब युगांडा, ठीक है दोस्तों। चा से मतलब चाचा की कमाई से, तो केन्या कह लो, केन्या या केन्या कर लो। और किरबाती कहाँ से, यहाँ किरबाती कर लो, यहाँ केन्या कर लो, ठीक है। और से मतलब सेंट टोमे प्रिंसिप, सेंट टोमे प्रिंसिप।
ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया। चाचा मतलब सी लगाओगे ऐसे करके चा, और सी ऐसे करके चाचा, तो ये एक हो गया कांगो, एक हो गया कांगो गणराज्य, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है दोस्तों, इसी को जायरे और कहते हैं, ध्यान रखना जायरे। जो मैंने नदी बताई थी इसे जायरे भी कहते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी ट्रिक हो गई। अगर आपसे कोई पूछता है तो आपका 1 सेकंड में तुरंत आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट थोड़ा सा अगर डिस्कस करते हैं दोस्तों इसी के बारे में, तो मैंने ये कही थी कि जो अफ्रीका के आसपास वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां आर्द्रता ज्यादा पाई जाती है। तो निश्चित रूप से जब दोस्तों आर्द्रता ज्यादा पाई जाएगी तो वहां का मौसम जब आर्द्रता ज्यादा मिलेगी, वहां आर्द्रता मैक्सिमम मिलेगी, तो दोस्तों वहां का मौसम, जलवायु, ठीक है, कृषि, समझ में नहीं आ रही, मौसम, जलवायु, कृषि तो बोल सकते हैं, और मतलब जीव जंतु कह सकते हो, जीव जंतु, ठीक है दोस्तों, मानव स्वास्थ्य, ये सब क्या होंगे, ये सब प्रभावित होंगे। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो उसका बहुत ही आंसर सिंपल होना चाहिए आपके पास। यहाँ अगर कई बार आपसे ये पूछ लेता है दोस्तों कि किसके ऊपर से क्या मतलब विषुवत रेखा के ऊपर क्या है, ठीक है ना, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, तो ये भी आपके पास क्या होना चाहिए, ये भी आपके पास जवाब होना चाहिए। ज्योग्राफिकल नॉर्मली पूछ लेता है, जैसे आपको पठार के बारे में पूछे, जैसे क्या पूछे, पठार के बारे में पूछता है आपसे, तो आपका जवाब होना चाहिए कि इसके उत्तर में और दक्षिण में, मतलब विषुवत रेखा के उत्तर में कौन सा पठार पड़ता है और विषुवत रेखा के दक्षिण में क्या पड़ता है। तो जैसे ही आप अफ्रीका में आओगे या केन्या के पास, तो यहाँ ऊपर पड़ेगा सोमालिया का पठार, सोमालिया का पठार पूछता है तो कहां पड़ता है, ये उत्तर में। नीचे बात करो तो इथियोपिया का पठार, किसका, तंजानिया का, सॉरी तंजानिया का पठार। तंजानिया का पठार कहां होगा, तंजानिया में होगा, लेकिन विषुवत रेखा से कंपेयर कराता है तो विषुवत रेखा के ऊपर सोमालिया का पठार और नीचे तंजानिया का पठार। वहीं अगर नदी आपसे पूछता है, मान लो नदी के बारे में पूछने लग गया, नदी, तो नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ में दोस्तों जो पड़ेगी वो अमेजन नदी पड़ेगी, अमेजन, लगभग नॉर्थ क्या कहोगे, उसके आसपास क्षेत्र में पड़ेगी मैक्सिमम पार्ट उसका ऊपर ही पड़ेगा। नॉर्थ जो पड़ेगी वो उत्तर में पड़ेगी, और जो जायरे जो नदी पड़ेगी, जायरे इसके मध्य में होकर जा रही है, जायरे लगभग मध्य में, जब उसे काट रही है इसका मतलब क्या है, मध्य में। इस जायरे को कांगो रिवर भी कहते हैं, ध्यान रखना, कांगो रिवर भी कहते हैं इस जायरे को। तो आपसे नदी के बारे में पूछ लिया। नेक्स्ट अगर वो जलप्रपात की पूछता है, साहब जलप्रपात कौन कौन से इसके ऊपर या नीचे जा रहे हैं, तो जलप्रपात में आपका जवाब होना चाहिए कि जो एंजिल जलप्रपात है, जलप्रपात में यदि आपसे पूछता है तो नॉर्थ में और साउथ में, तो विषुवत रेखा के नॉर्थ में क्या है, एंजिल जलप्रपात, ये कोलंबिया में है। कहां पे है दोस्तों ये, सॉरी वेनेजुएला में, वेनेजुएला, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वहीं अगर आपसे बात करेंगे इसके मध्य में कौन से जलप्रपात है, तो इसके मध्य में, साउथ तो नहीं कहूंगा, इसके मध्य में, इसके मध्य से होकर जलप्रपात है। अगर साउथ की बात करोगे तो साउथ में तो लगभग बहुत सारे हैं, लेकिन उन्हें इंपोर्टेंट नहीं है, वो पूछे नहीं जाएंगे। वहीं आपसे मध्य की बात करें तो थॉमसन, ठीक है, और जुगाबाली, ये अफ्रीका में, ये विक्टोरिया जहां झील है उस विक्टोरिया झील के आसपास है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वहीं झील की बात करें आपसे कि कौन सी झील इसके ऊपर है और कौन सी झील विषुवत रेखा के नीचे है। झील की बात करता है कि झील में नॉर्थ में कौन सी है, किसके नॉर्थ में, विषुवत रेखा के नॉर्थ में कौन सी है, तो आप बताओगे क्योगा, अल्बर्ट और एडवर्ड, मतलब क्योगा झील, अल्बर्ट झील और एडवर्ड झील, ये कहां पड़ेंगी, ये नॉर्थ में पड़ेंगी। वहीं अगर उसकी दक्षिण में देखें तो विक्टोरिया, दक्षिण में देखेंगे तो विक्टोरिया इसके सबसे पास में पड़ती है। ठीक है दोस्तों, विक्टोरिया। नेक्स्ट अगर पूछने लग जाए दक्षिण में और कौन कौन सी झील है, तो किबू झील है, तंगानिका झील है,
मतलब किबू झील है, तांगानिका झील है, ठीक है, और एक और कह सकते हैं न्यासा झील, काफी नीचे इसके दक्षिण में कौन सी झील है, न्यासा झील। तो ये भी जवाब आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट कभी कभी द्वीपों की पूछ लेता है, कौन कौन से द्वीप इसके उत्तर में, कौन से द्वीप दक्षिण में पड़ते हैं। तो द्वीप में बताओगे दोस्तों, द्वीप लैंड एरिया कौन सा नॉर्थ में और कौन सा साउथ में। तो गैलापागोस, सुंडा द्वीप, सोलोमन द्वीप, ठीक है दोस्तों। और यहाँ मार्शल द्वीप जो है वो ऊपर है, मार्शल द्वीप और मैरियाना द्वीप, मैरियाना द्वीप ये विश्वतरिका के। आपका ये फर्ज भी बनता है कि इनको मैप पर एक बार देखें। एटलस निकालने में पहले ही बोल चुका हूँ, एटलस निकालना, अगर आपका मैप मजबूत नहीं होगा तो आप डिफीट खा जाओगे और आपका एग्जाम शायद मुश्किल पड़ जाए। इसीलिए आप पहले क्या निकालोगे, पहले मैप निकालो और मैप में ऐसे देखोगे ये कौन कौन सा द्वीप कहाँ कहाँ पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो वहीं अगर मैं बात करूँ, एलिस द्वीप दक्षिण में, एलिस द्वीप, फिजी द्वीप दक्षिण में विश्वतरिका के। वहीं इसकी बात करें तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ है इसके, ये उत्तर में द्वीप है। द्वीप के बाद यदि मैं बात करूं दोस्तों खाड़ी, तो पनामा की खाड़ी मैंने पहले ही बताई थी। खाड़ी की बात करोगे नॉर्थ में और साउथ में, तो पनामा की खाड़ी। नेक्स्ट वर्तमान की खाड़ी, वर्तमान, मर्तवान है दोस्तों, ये मर्तवान, मर्तवान की खाड़ी ये पड़ेगी। हाँ ऐसे करके ये म्यांमार है और इधर ये म्यांमार है और ये थाईलैंड है, तो यहाँ पड़ेगी म्यांमार और थाईलैंड के यहाँ क्या पड़ेगी, मर्तवान की खाड़ी पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तर में अगर हम बात करें और मतलब मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी भी उत्तर में, मतलब श्रीलंका और इंडिया के परिपेक्ष में कभी कभी पूछ लेता है विश्वतरिका से कहाँ पड़ती है, तो आपका जवाब होना चाहिए ये कहाँ पड़ती है, ये उत्तर में पड़ती है। एक खाड़ी है ग्वाकिल की खाड़ी, ग्वाकिल की खाड़ी, ये दोस्तों इक्वाडोर में पड़ती है, ये खाड़ी इक्वाडोर, और ये कहाँ पड़ती है, ये दक्षिण में पड़ती है, ध्यान रखना। इस खाड़ी में अगर पूछे तो ये दक्षिण में पड़ती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सागर है। सागर कहाँ पड़ते हैं, सागर, तो कौन सा नॉर्थ में पड़ता है और कौन सा साउथ में पड़ता है। तो अगर मैं अंडमान सागर की बात करूं, दक्षिण तीन सागर की बात करूं या सुलू सागर की बात करूं, मान लो अंडमान सागर, सुलू सागर और दक्षिणी चीन सागर, ये सब कहां पड़ते हैं, ये उत्तर में पड़ते हैं दोस्तों। वहीं अगर मैं दक्षिणी की बात करूं, फिलीपीन सागर भी अगर आपसे पूछता तो फिलीपीन सागर भी कहां पड़ेगा, उत्तर में ही पड़ेगा। फिलीपींस सागर जो पड़ेगा ये भी कहां पड़ेगा, इसके ये मैप में देखोगे सब चीजों को, ये कहां पड़ेगा, ये उत्तर में पड़ेगा। वहीं अगर मैं जावा सागर की बात करूं, जावा सागर, बांदा सागर की बात करूं, बांदा सागर, बांदा सागर, तिमोर सागर की बात करूं या बिस्मार्क सागर की बात करूं, बिस्मार्क, बिस्मार्क सागर, तो ये सब कहां पड़ेंगे, ये सब दक्षिण में पड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सोलोमन सागर, बिस्मार्क सागर, सोलोमन ले लो, सोलोमन सागर, ये सब कहां पड़ेंगे, ये सब साउथ में पड़ेंगे और ये सब नॉर्थ में पड़ेंगे। तो आपको ऑल ओवर जानकारी होना विशेष जरूरी है। अगर आपसे यूं पूछे विक्टोरिया झील कहां पड़ेगी, तो विक्टोरिया झील अफ्रीका में विश्वतरिका के ठीक नीचे मतलब दक्षिण भाग में पड़ेगी। और ये आपको जानकारी, ऑल ओवर जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, यदि आपसे कोई मैप पूछा तो आप तुरंत एटलस निकालिए और ये पूरी जानकारी। मेरा कहने का मतलब मैंने जिस भी अक्षांश रेखा को डिस्कस किया है, किसी भी एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता, ये मेरा भरोसा है, ये मैं बात दिलाता हूं आपसे। लेकिन आपको एक अच्छे तरीके से मैप को तैयार करना होगा। मैं हर एक दृष्टिकोण से मैप को आपको समझाना चाहता हूं कि किसी भी बुक में आपको या किसी भी अन्य रिसोर्स में आपको इस तरीके से मैप की डिटेल नहीं मिलेगी। इसीलिए जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको मैप, आपको वैसे ही समझना होगा। मैंने
विषुवत रेखा में ये बताया था कि विषुवत रेखा जो है वो 0 डिग्री अक्षांश होता है, काल्पनिक रेखा होती है। तो आपके दिमाग में भर जानी चाहिए, इसकी लोकेशन क्या है वो भी दिमाग में भर जानी चाहिए। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।